हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें जलाया है। आपने हमारे जीवन में एक और दिन को जोड़ा है। यदि हम अपने जीवन को देखें, यदि हम अपने आप को देखें, तो एक चीज तो स्पष्ट है कि हम उस लायक तो ना थे कि हमें एक और दिन दिखाया जाए। क्योंकि जब भी आप हमारे ऊपर दया दिखाते हैं, हम केवल आपके विरुद्ध में उठते हैं। हमारे साथ हो कि हम आपके प्रेम और दया को देख के हम मन फिरा और हम आपके साथ अपना जीवन को जीने का हम निर्णय बना ले। धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए, पढ़ाई के लिए। धन्यवाद करते हैं कि इंटरनेट हमारे बिल्कुल तेज है, अच्छे हैं, और हम इस मीटिंग पे जुड़ पा रहे हैं। ये केवल आपकी दया है। और हम आपको महिमा देना चाहते हैं आपके लोगों के लिए जो आपसे प्रेम करते हैं। इतने ठंड के समय में भी जब शायद बिस्तर में होना अच्छा लगता है, वो अच्छा जगह रहता है, पर फिर भी आपके लोग बिस्तरों को छोड़कर वो इन पढ़ाइयों में जुड़ रहे हैं। आप उनको आशीषित कीजिए। आप उन्हें आप में और दृढ़ कीजिए और मजबूत कीजिए, और उन्हें आपके कामों के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र आत्मा को भेज दिया है। और आज हमारे पढ़ाई में केवल आप ही मदद और सहायता करेंगे। आपकी महिमा हो, आपके ही विचार और आपका ही वचन ऊंचा से ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं इंटरनेट के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के इंटरनेट कनेक्शन को आप मजबूती से बनाए रखें, ताकि इस पढ़ाई के दौरान हम में से किसी को भी कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें नींद से भी आप दूर रखिएगा, हमारे साथ रहिए, ताकि हम आपको इस पढ़ाई के दौरान हम सुनते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें ताकत दे रहे हैं। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम विशेषकर परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं नए भोर के समय के लिए और इस जीवन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आ, हम उस लायक तो बिल्कुल ही नहीं। शायद मैं उस लायक कि मुझे एक और दिन दिखाया जाए, पर परमेश्वर ने दया किया है, अनुग्रह किया है, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और दिन को जोड़ा है। आइए हम इस दिन को खुद के इच्छाओं को पूरा करने में ना लगाए, पर परमेश्वर के और करीब आने में हम इस दिन को लगाए। और परमेश्वर जब हमारे जीवन को देखे तो परमेश्वर के दिल में एक खुशी, एक खुशहाली आनी चाहिए। परमेश्वर हमारे द्वारा आनंदित होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये जो है आज के दिन का आपका अनुभव रहे, और मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी को कि आप इन मीटिंगों में प्रत्येक दिन जुड़ते हैं। शायद मुझसे ये चीज होने में असफल रही, कभी नेटवर्क कनेक्शन और कुछ कारणों से, पर विनती कीजिए कि हम इन पढ़ाइयों में किसी कारण से रुकावट ना आने दे, पर इन पढ़ाइयों में हम जाते ही चले जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और परमेश्वर आप सबको गर्माहट में रखे, और आपको सेहत में भी रखे। तो हम आज जो है और कुछ कदमों को बढ़ाएंगे दानियल 11 में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम बहुत चीजों को जो कि हमने पिछले पढ़ाई में हमने किया था, उन चीजों को हम दोहराने वाले हैं, और कुछ बातों को हम नक्शा के द्वारा देखने वाले हैं। क्योंकि आ, बिना नक्शा या बिना कुछ तस्वीर के जरिए चीजों को समझना थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है। तो हम जो है और जो पिछले बातों को जो पढ़े थे उनको दोहराते हुए जो है हम हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दानियल, यदि आपके पास बाइबल है तो आप दानियल की पुस्तक खोल लीजिएगा। दानियल उसका 11
और यहाँ दानियल 11 का 1 बताता है, और दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव देने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया। फिर 2 इस प्रकार कहता है, और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूं, देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे। इसका मतलब ये है कि जो राजा अभी है, उसके बाद 3 और राजाएं उठ खड़े होंगे। फिर वचन कहता है, और चौथा राजा उन सभी से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। और हम जो है इन चीजों को दोबारा देखेंगे, हम जो है प्रेजेंटेशन के द्वारा देखेंगे, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जैसे वचन ने कहा, हम देखते हैं कि उसी प्रकार से हम हमारे सामने जो है वो चीजें हो रही है। तो हम देखेंगे इन चीजों को दोबारा से इस प्रेजेंटेशन के द्वारा, और जो है हम इन चीजों सर को जी। और बेहतरी से समझने की कोशिश करेंगे। सर जी, दानियल कितना बोले? सर, ये दानियल 11 कर दो। ओके सर जी, थैंक यू। जी। उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ या देख रहे हैं सर। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? आ रही है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो हम जो है अब इन चीजों को हम दोबारा परखेंगे। तो आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि आप देखेंगे दानियल 11 का 2 जो है, जो राजा है उसके बाद जैसे वचन कहता है 3 राजा और उठ खड़े होंगे, और चौथा राजा जो है अधिक धनी होगा, और वो चौथा राजा जो है यूनान के राजा और यूनान के विरुद्ध में जो है लोगों को उभारेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो राजाएं हैं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, उम्मीद करता हूं। और आप देखेंगे कि जो यहाँ पर राजा है, जो साइरूस जो है, उसके बाद जो राजा आने वाला है वो है कैम्बसिस, और कैम्बसिस के बाद समरदीस, फिर समरदीस के बाद दारा हेपेटेसिस हेस्टेस्पेस, फिर उसके बाद है शास्त्र एक। तो हम देखेंगे कि ये 3 राजाएं हैं, जो कि है सेमेडिस, कैम्बसिस, दारा और शस्त्र। और शस्त्र जो था, वो राजा था जिसने, ये वो चौथा राजा है जिसने जो है, आप देखेंगे कि यूनान राजा जो है यूनान के विरोध में जो है उसने लोगों को उभारा, उसने जो है बहुत बड़ी सेनाएं इकट्ठा की। और जैसे हम देख रहे थे पिछले पढ़ाई में कि किस प्रकार से लगभग 50 लाख से अधिक उसने जो है सेनाएं इकट्ठा की, और जो है वो कोशिश किया ये। और यदि आप इतिहास में देखें, यदि फारस के राज्य में आप देखेंगे, तो ये आखिरी आखिरी बार जो है, यदि जो फारस का राज्य है, यदि आखिरी बार जब चढ़ाई की गई, और इतने बड़े संख्या में चढ़ाई की गई यूनान के राज्य में, तो ये शस्त्र राजा है। और इस चीज को जो है इतिहास भी
हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट करके जो है हमारे सामने उस चीज को पेश करता है। तो हम देखते हैं कि ये जो है, आप देखेंगे कि ये दानियल 11 का 2 में ये बातें हमारे सामने पेश की जाती है। फिर 3 इस प्रकार से लिखता है कि उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करेगा। और जो है इसके बाद जो है दानियल 11 का 3। और उम्मीद करता हूं कि आप पिछले बातों को नहीं भूले, क्योंकि हमने पिछले पढ़ाइयों में देखा कि कहानी जो है एक ही है, पर जो है चित्रण जो है वो बदले जा रहे हैं। और हमने राज्य को देखा, बाबुल का राज्य है, मेदो फारस का राज्य है, यूनान का राज्य है, फिर रोम का राज्य है, फिर कैथोलिक रोम का राज्य है। तो हम जो है इन राज्यों को जो है हम देख रहे हैं। और यहाँ पर जब आप दानियल 11 की शुरुआत में देखते हैं, तो आप दानियल 11 में क्या देख रहे हैं? आप दानियल 11 में इन बातों को दोहराते हुए देख रहे हैं। हम जो है अब उन आखिरी दिनों की घटनाओं को जो है वो केंद्र है। आखिरी दिनों में जो घटनाएं होने हैं वो केंद्र है, पर इससे पहले कि हम वहां तक पहुंचे, एक तरफ से बातों को दोहराया जा रहा है। और हम इस पढ़ाई के दौरान ये भी देखना चाहेंगे कि किस जगह जो है हमें जो है यूनान का राज्य नजर आ रहा है, और इस चीज को भी परखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम एक एक करके जो है इन बातों को हम परख रहे हैं कि अब हमें जो है, हमें फारस का राज्य दिख गया है, जो है हमने यूनान का राज्य को भी देख लिया है, और हम जो है इसके बाद देखेंगे रोम का राज्य, जो कि बुत परस्त रोम है। फिर हम ये भी देखेंगे कि कहाँ पर जो है हमें कैथोलिक रोम जो है, रोमन कैथोलिक जो है, ये हमें कहाँ नजर आ रहा है। हम देखते हैं कि फारस का राज्य हमें स्पष्ट रूप से दिख गया। हमने दानियल 11 का 2 में देखा कि ये फारस का राज्य की जिक्र कर रहा है, और दानियल 11 का 2 का आखिरी भाग में हम देखते हैं कि यूनान के राज्य का जिक्र की जा रही है। और दानियल 11 का 3 जब हम देखते हैं, तो वहां पर जो है यूनान का राजा और उसका पहला राजा जो कि सिकंदर महान है, उसकी हम देखते हैं कि वचन जिक्र करता है। फिर 4 इस प्रकार लिखता है, 11 का 4, और जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से कि यूनान का राज्य का जो पहला राजा था सिकंदर महान, जब वो अपने ताकत की ऊंचाई पे था, हम देखते हैं किस प्रकार से वो नशे के कारण जो है उसकी मृत्यु जो है बहुत कम उम्र में हम देखते हैं कि उसकी हो जाती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से किस प्रकार से जो है उसकी मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में होती है, जबकि वो केवल 32-33 साल के थे। और हम देखते हैं इसके बाद जो है जो राज्य है वो टूट जाता है, और वो टूट कर जो है चारों दिशाओं में, कहेंगे कि वो 4 भाग में होता है। और 4 कहता है कि और चारों दिशाओं में बांटकर अलग अलग हो जाएगा, और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी, और ना उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगी। और हम देखते हैं कि ये बात बिल्कुल जो है बिल्कुल सच है। इस बात को हम स्पष्ट रूप से हम इतिहास में भी देख सकते हैं। फिर इसके साथ हम आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं, और 5 इस प्रकार हमें बताता है कि तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़ कर प्रभुता करेगा, यहां तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। अब जो है हम देखते हैं कि अब और हम गहराई में अब हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और जैसे हमने पिछले पढ़ाई में जिक्र किया था कि दानियल 11 का 5 से आगे अब जो है आप जो है दक्षिण, उत्तर और दक्षिण
राज्य, उत्तर और दक्षिण राज्य, आप इन शब्दों को जो है आप बहुत ज्यादा सुनेंगे। और हमने जो है इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमने इस बात की भी जिक्र की थी कि अब जो है, जैसे जिक्र कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है यूनान का राज्य चार भागों में बटा। और पहला भाग जो है, जो भी कहेंगे पहला भाग अगर उत्तर है, तो वो जो पहला भाग है वो ही जो है दूसरे भाग, यदि कहेंगे उदाहरण के लिए, अगर पहला भाग है जो उत्तर का राज्य है, और इस भाग को यदि दूसरा कहेंगे पूरब का राज्य आकर यदि उत्तर का राज्य का खात्मा कर देता है और उस राज्य को जीत लेता है, तो वो भले पूरब का राज्य हो पर उसको जो है उत्तर का राज्य या उत्तर का राजा करके कहेंगे। दोबारा इस बात को हम दोहराना चाहेंगे कि यदि उत्तर का राज्य है, उत्तर का राजा है, और यदि उस राजा को और उसके राज्य को यदि पूरब का राजा हरा लेता है या पश्चिम का हरा लेता है या दक्षिण का हरा लेता है, तो अब जो है वो राज्य भले वो पूरब का हो या दक्षिण का हो या पश्चिम का हो, यदि उसने उत्तर के राज्य को हराया, तो वो अब जो है वो उत्तर का राज्य करके कहलाएगा और उत्तर का राजा करके भी कहलाएगा। और ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कारण ये है क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर जो है आप देखेंगे कि जो पूरब है और पश्चिम है, ये दोनों जो है आप देखेंगे इनका जिक्र ही नहीं होता है, क्योंकि ये जो पूरब और पश्चिम जो है कहीं ना कहीं करके जो है ये राज्यों का खात्मा होता है। और एक तरफ से कहेंगे पश्चिम का राज्य का खात्मा हो जाता है, वो मिट जाता है, उसकी कोई जिक्र आप नहीं देखेंगे। और आप देखते हैं कि जो पूरब है, पूरब का राजा जो है वो ताकत में आ जाता है और उत्तर और पश्चिम जो राज्य हैं उन दोनों को वो जीत लेता है। तो ये पूरब का राजा राजा जो है वो जो है उत्तर का राजा करके कहलाया कहलाया जाता है। आप घबराइए नहीं, हम जो है जब चित्र के द्वारा देखेंगे तो ये बातें आपके सामने और ज्यादा स्पष्ट होते चले जाएगी। तो हम जो है और कुछ जो है हम चित्रों के द्वारा जो है इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने जो है एक चित्र पेश करने की कोशिश करूंगा जो कि हमारे पढ़ाई में और थोड़ा मदद और सहायता करे। उम्मीद करता हूं आपको जो है यहाँ पर चित्र नजर आ रही है। समय दीजिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट रूप से हमने यहाँ पर आप दिशाएं भी देख सकते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये जो है दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे कि इसके साथ साथ आप जो है आप देख सकते हैं कि जो राज्य हैं उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप देखेंगे कि जो पूरब का राज्य है, हमने पढ़ा था कि चार भाग में चार भाग में जो है आप देखते हैं कि जो राज्य जो है वो बटे कितने भाग में, चार भाग में। और जो पूरब का भाग था, उस भाग का राजा कौन है, सेलुकस जो है। पूरब का जो राज्य है उसका राजा है सेलुकस, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर जो है पश्चिम जो है, उस ये जो है पूरा यूनान का राज्य का नक्शा है। ये जो है पूरा यूनान का राज्य का नक्शा है जो कि चार भागों में बटा। और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है मिस्र जो है, आप देखेंगे ये जो है ये मिस्र है, ये जो है ये मिस्र है, आप देख सकते हैं।
और ये आप देख सकते हैं, ये भारत, ये जो है गुजरात का भाग आप देखेंगे, ये जो है ये गुजरात का भाग है जो कि भारत का है। आप देखेंगे किस प्रकार से यूनान का राज्य कितना बड़ा राज्य था। और जब यूनान का राज्य का पहला राजा की मृत्यु हुई तो वो चार भागों में बटा, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और जो पूरब का भाग था, जो कि सबसे बड़ा भाग था, आप देख सकते हैं कलर के द्वारा भी, सबसे बड़ा भाग जो है हम देखते हैं कि पूरब का जो भाग है, जिसको जो है उसका सेनापति सेलुकस है, वो उस भाग को जो है उसने प्राप्त किया और उस भाग का राजा अपने आप को घोषित किया। यदि आप पश्चिम में जाए, जो पश्चिम का भाग था, उसको जो है कैसेंडर, जो सेनापति है सिकंदर महान का, कैसेंडर, उसने जो है पूरब के भाग को जो है उसने ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ कैसेंडर जो है उसने पूरब के भाग को जो है उसने ले लिया। फिर यदि आप उत्तर दिशा में देखें तो आप देखेंगे कि उत्तर दिशा में लेसी मेकस जो है, उसको जो है उत्तर का भाग जो है, यूनान राज्य का उत्तर का भाग जो है, लेसी मेकस को जो है वो प्राप्त हुआ और उस भाग का अपने आप को राजा घोषित किया। फिर यदि आप दक्षिण में देखें तो दक्षिण जो भाग है, दक्षिण का भाग जो है, उस भाग का जो उस भाग जो है, टॉलेमी जो राजा है, जो कि वाकई में जो है वो सिकंदर महान का एक सेनापति है, टॉलेमी, उसे जो है दक्षिण दिशा का भाग मिला। फिर हम देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि समय के साथ हम देखते हैं, केवल समय के साथ केवल हमें जो है दो ही राज्य के बारे में हमें जिक्र मिलता है, जो कि है उत्तर का राज्य और दक्षिण का राज्य। हम सुनेंगे उत्तर का राजा, दक्षिण का राजा, और आप बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे पूरब का राजा या पश्चिम का राजा। कारण ये है कि एक तो पहला कारण एक तो ये है कि ये पूरब का राजा जो है वो अ, उत्तर की दिशा में गया और उत्तर का जो भाग है उस भाग का वो राजा बन गया। भले वो शुरुआत उसकी जो है पूरब के राज्य से हुई, पूरब का भाग से हुई, पर क्योंकि वो उत्तर की दिशा के राज्य को भी जीता, इसी कारण से अब वो जो है उत्तर का राजा कहलाया जाता है। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो आप यहाँ पर जो है त्रिशूल देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि युद्ध जो है, भले जब यूनान का राज्य का पहला राज्य जब गिरा, सिकंदर महान, तो राज्य चार भाग में बटा और चार जो बड़े बड़े सेनापति थे सिकंदर महान के, उनको जो है राज्य जो है मिला, राज्य के जो चार टुकड़े हैं वो उनको प्राप्त हुआ। पर फिर भी जो है इसके बाद भी जो है युद्ध खत्म नहीं हुए, उनके बीच में जो है जंग, युद्ध जो है चलती रही और होती ही चले जा रही थी। और हम देखते हैं कि जो लेसी मेकस है, ये जो सिकंदर महान का सेनापति है, जो कि उत्तर का राजा है, वो जब लेसी मेकस जो है उसने क्या किया, उसने जो है कैसेंडर जो कि पश्चिम का राज्य है, उसको पश्चिम के राज्य पर चढ़ाई किया। ये जो लेसी मेकस है जो कि उत्तर का राजा है, उसने जो है पश्चिम के राज्य पर चढ़ाई किया जो कि कैसेंडर का राज्य है, और जो है पश्चिम के राज्य को उसने हरा लिया, जीत लिया, और उसने जो है अपना राज्य को क्या कर लिया और बढ़ा लिया। अब जो है कैसेंडर जो है उसका राज्य अब समाप्त हो जाता है। अब केवल तीन राज्य हैं, सेलुकस का, लेसिमेकस का और टॉलेमी का। फिर जब और समय बीतता है और युद्ध होता है, आप देखते हैं कि अब जो है लेसिमेकस जो है उसके राज्य को अब केवल तीन ही राज्य बचे हुए हैं, क्योंकि अब जो है पश्चिम का राज्य के ऊपर लेसिमेकस ने चढ़ाई किया और उसे हरा लिया और उसे अपने राज्य का भाग बना लिया। तो पश्चिम का राज्य का क्या हो गया, खात्मा हो गया। अब केवल उत्तर का राज्य है, पूरब का राज्य है और दक्षिण का राज्य है।
और अगले समय में आप देखते हैं कि जो सेलुकस है, जिसके पास राज्य का सबसे बड़ा भाग है, वो जो है अब लेसीमेकस के राज्य के ऊपर चढ़ाई करता है। सेलुकस जो है, जो कि पूरब का राजा है, उसने जो है लेसीमेकस जो कि उत्तर का राज्य है, उसके ऊपर जो है वो चढ़ाई करता है। लेसीमेकस के राज्य के ऊपर जो है आप देखेंगे सेलुकस चढ़ाई करता है और जो है लेसीमेकस को हरा देता है और उसके राज्य को जो है वो अपना राज्य का भाग बना लेता है। और उसके बाद जब सेलुकस जो कि पूरब का राजा है, जब वो लेसीमेकस को हरा देता है, तो अब जो है, अब आप देखेंगे कि लेसीमेकस जो सेलुकस जो है अब उत्तर का राज्य का राजा करके अब वो जाना जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात स्पष्ट है। पहले 4 राज्य थे। हम देखते हैं कि 4 राज्य थे, उसके बाद जो है एक राज्य जो कि पश्चिम का राज्य था, उस पर जो है उत्तर का राजा चढ़ाई करता है जो कि लेसीमेकस है और पश्चिम का राज्य को अपने राज्य का भाग बना लेता है और पश्चिम का राज्य का जो है होना उसकी समाप्ति हो जाती। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सेलुकस जो कि पूरब का राजा है, वो जो है उत्तर के राज्य में चढ़ाई करता है जो कि लेसीमेकस का राज्य है और उसे हरा देता है और उसे अपने राज्य का भाग बना देता है। और उसके बाद जो है ये पूरब का राजा जो कि सेलुकस है, वो अब उत्तर का राजा बन जाता है। और हम देखते हैं कि इसी दौरान जो है ये टॉलेमी ये जो टॉलेमी जो राजा है, आप देखेंगे जो कि दक्षिण का राजा है, जो कि मिस्र देश के भागों को का भाग जिसे मिला था, वो भी इस दौरान हम आप देखेंगे कि सेलुकस जो है उत्तर दिशा में जो है उत्तर दिशा के राज्य को हरा रहा था और अपने राज्य को और बढ़ा रहा था। इसी दौरान जो है टॉलेमी भी जो है कुछ राज्यों में जो कि उसके इर्द-गिर्द में थे, हम देखते हैं कि वो उन पर चढ़ाई करता है और उन राज्यों को जो है वो अपने भाग में करता है। और इतिहास बताता है कि जिस दौरान सेलुकस जो कि अब उत्तर का राजा बन चुका है, जिसने उत्तर के राज्य को हरा दिया है और उत्तर का राजा बन गया है। आप देखते हैं कि टॉलेमी जो है उसने भी जो है कुछ जो उसके इर्द-गिर्द में कुछ राज्य थे जैसे सेप्रुस हो गया, फेनोसिया हो गया, कैरेसिया हो गया, क्रीन हो गया और ऐसे कुछ टापुएँ थे। उनको जो है उस उनके ऊपर चढ़ाई की और उन्हें अपने राज्य का वो एक-एक करके भाग बनाते चले गए। तो हम देखते हैं कि अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे, आप दोबारा से बाइबल में चलिएगा मेरे साथ। आप बाइबल में देखिएगा दानिय्येल 11 का 5 कहता है कि तब दक दक्षिण के देश का राजा बल पकड़ेगा। हम देखते हैं कि ये जो दक्षिण देश का राजा जो कि टॉलेमी है, ये जो आप देखते हैं, ये टॉलेमी जो है ये दक्षिण देश के राजा हैं। आप देखेंगे कि दक्षिण देश का राजा किस प्रकार से जो इर्द-गिर्द के राज्य थे, शायद उतने बड़े ना हो पर उन राज्यों पर वो चढ़ाई करता है और कुछ टापुए जो है उन पर चढ़ाई करता है और उन्हें हराता है, वहाँ के राजाओं को हराता है और अपने राज्य को और बड़ा करता है और जो है अपने ताकत को एक तरफ से राज्य को हराना, वो जो है अपने ताकत को और जो है बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ जो है हम देखते हैं दक्षिण के राजा के बारे में कही जाती है। फिर यहाँ कहता है कि परंतु उसका एक हाकिम, किसका एक हाकिम? सिकंदर महान का एक हाकिम। यहाँ बताता है परंतु उसका एक हाकिम मतलब सिकंदर महान का एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा। हम देखते हैं कि जो टॉलेमी है, ये जो टॉलेमी जो है, जो कि दक्षिण का राजा है, वो बल पकड़ रहा है। हम देखते हैं कि वो प्रभुता कर रहा है, वो राज्यों पर चढ़ाई कर रहा है और राज्यों को जीत रहा है। पर वचन बताती है कि उसका एक हाकिम मतलब सिकंदर महान का एक हाकिम अधिक बल पकड़ेगा। और हम जैसे
पढ़ रहे थे, विचार कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है सेलुकस जो है, जो कि शुरुआती दौर में पूरब का राजा था, किस प्रकार से उसके पास सबसे बड़ा भाग था यूनान के राज्य का। और हम देखते हैं कि और उसने किस प्रकार से, उसके बावजूद किस प्रकार से जो है दो राज्य को भी अपने हित में कर लिया, अपने राज्य का भाग बना लिया, जो कि लेसीमेकस और केसेंडर का राज्य था। तो आप देख सकते हैं जो वचन कह रहा है वो किस प्रकार से जो है, आप देखते हैं कि किस प्रकार से वो एक बहुत बड़ी हकीकत है, किस प्रकार से सिकंदर महान का ये एक हाकिम कहेंगे, उसका सेनापति किस प्रकार से अधिक बल पकड़ रहा था दक्षिण के राजा से। फिर 6 इस प्रकार लिखता है कि कई वर्षों के बीतने पर अब आप लोगों को गौर करने की जरूरत है, और मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास करता हूं कि अब तक की पढ़ाई जो है दानियल 11 का 1 से लेके 5 तक की बातें बिल्कुल स्पष्ट है, और नक्शा के द्वारा और वो बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी। फिर 11 का 6 बताता है कई वर्षों के बीतने पर वे दोनों आपस में मिलेंगे। हम देखते हैं कि ये उत्तर का राजा और दक्षिण के राजा की जिक्र कर रहा है कि कई वर्षों, क्योंकि हम देखते हैं कि इन दोनों राज्य के बीच में हमेशा कुछ न कुछ युद्ध रही है, कुछ न कुछ युद्ध रही है ताकत के लिए और राज्य के लिए। कई वर्षों के बीतने पर वे दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी। फिर आगे लिखता है परंतु उसका बहुबल बना ना रहेगा, और ना वह राजा और ना उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमें कुछ बातों को थोड़ा सा हमें गौर करने की, देखने की हमें जरूरत है, और उनमें जो है हम कुछ समय बिताएंगे, और इसके साथ साथ जो है और हम कुछ बातों को हम देखेंगे, और इन चीजों को जो है हम चित्रों के द्वारा भी हम देखेंगे। तो आप जो है करीबी रूप से जो है आप ध्यान दीजिएगा और नोट्स भी लीजिएगा, और जो है जब तस्वीर दिखाएंगे तो ये बातें और स्पष्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि दानियल 11 का 6 जो है हमारे सामने कुछ बातों को पेश करता है, कि बताता है कि कई वर्षों के बीतने पर वे दोनों आपस में मिलेंगे, एक मेल मिलाप जो है, एक शांति स्थापित करने का एक प्रयास किया जाएगा, जो कि हम जो है अब केवल इतिहास के बातों को देख रहे हैं, और जैसे जो सिद्धांत को हम सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं, जो कि दोहराना और बड़ा करके दिखाना। और जब भी कहानी दोहराई जाती है तो हर एक बार जब कहानी दोहराई जाती है तो उसके साथ साथ आप देखते हैं कि और कुछ जानकारी जोड़कर बताई जा रही है, और हमारे सामने और कुछ जानकारी यहाँ पर पेश की जा रही है जिसको शायद हमने पिछले समय में हमने नहीं देखा। तो यहाँ पर उस इतिहास की सच्चाई को, हमारे लिए जो है ये एक इतिहास है, उस सच्चाई को हमारे सामने पेश किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है एक एक शांति लाने के लिए जो है एक कोशिश की जाएगी, जिसकी जिक्र की जा रही है। और वचन बताता है कि जो दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी। तो आप जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जिक्र की जा रही है कि किस प्रकार से जो है एक कोशिश की जाएगी, एक वाचा बांधने की कोशिश की जाएगी, जो कि उसका कोशिश ये है कि ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, वो क्या हो जाए, बंद हो जाए, ताकि एक शांति के साथ जो है ये दो राज्य जो है रह सके और एक दूसरे के साथ बने बने रहे।
तो हम जो है एक और तस्वीर को देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आप देखेंगे एक शांति की कोशिश की जा रही है, तो उस चीज को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम 11 का 7 को भी पढ़ेंगे, इससे पहले कि हम जो है आगे की बातों को हम देखें। तो 11 का 7 इस प्रकार लिखता है, फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध कर के प्रबल होगा। तो अब आप देखेंगे कि ये जो दक्षिण का राजा है, दक्षिण का राजा जो करेगा उसके बारे में यहाँ जिक्र की जा रही है। तो आप जो है आप गौर कीजिएगा, और इन चीजों को जब हम एक तस्वीर से देखेंगे ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ 8 इस प्रकार लिखता है, तब वह उसके देवताओं की ढली हुई मूर्ति और सोने चांदी के मन भाव पात्रों को छीनकर मिस्र में ले आएगा। हम देखते हैं कि मिस्र जो है वो दक्षिण का राज्य है, और यहाँ दक्षिण का राजा जो करेगा उसकी जिक्र की जा रही है। वो किस प्रकार से देवताओं की ढली हुई मूर्तियां जो कि उत्तर के राजाएं ले गए थे, उनको किस प्रकार से वो ले आएगा उसका जिक्र की जा रही है। सोने और चांदी के जो पात्र हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे हैं, मन भाव है, उनको वो जो है मिस्र ले आएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रखेगा। हम देखते हैं कि कुछ समय तक जो है उत्तर के राज्य में जो है आप देखेंगे कि ये मिस्र जो है, जो कि दक्षिण का राजा है, उसका प्रभुता रहेगा। 9 इस प्रकार लिखता है, तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। तो आइए हम इन बातों को जो है समझना चाहेंगे, परखना चाहेंगे, ताकि आ, हमें एक स्पष्टता जो है इन बातों में आ सके। तो हम एक साथ देख रहे हैं दानियल 11 का 6, 7, 8 और 9। तो इस तस्वीर को आपके सामने पेश करने चाहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो है और चीजों को समझने में बेहतरी से आपको मदद और सहायता करे। और आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, या लिख रहे हैं, या यदि आप लिख रहे नहीं हैं तो आप गौर से यहाँ देखिएगा। यहाँ पर आप देखिए, तस्वीर देख सकते हैं, दक्षिण का साम्राज्य और उत्तरी साम्राज्य, दक्षिणी साम्राज्य और उत्तरी साम्राज्य। आप देखेंगे कि जो दक्षिण का राजा, आप यहाँ गौर कीजिएगा, जो दक्षिण का राजा जो है, आप 6 में देखेंगे, दक्षिण का राजा, अब जिक्र की जा रही है कि जो दक्षिण का राजा है, उस राजा की बेटी जो है उत्तर के राजा के पास आएगी, एक शांति का वाचा बांधने। और वो किस द्वारा किया जा रहा है? शादी के द्वारा किया जा रहा है। ये जो कोशिश शांति लाने की, एक एकता लाने की इन दोनों राज्य के बीच में, समझौता लाने की इन दोनों राज्य के बीच में, उसकी कोशिश जो है एक विवाह के साथ की जा रही है। तो ये जो है आप देखेंगे, एक तरफ से कहेंगे कि ये दक्षिणी राजा का एक तरफ से वंशावली आप देख सकते हैं एक साइड में, और एक साइड में उत्तरी राजा का आप वंशावली देख सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर आप यहाँ देखेंगे, जो दक्षिण का राजा था, दक्षिण का राजा था, जिसकी बेटी जो है उत्तरी राजा के बेटे के साथ शादी करेगी।
वो जो है वो राजा है, दक्षिण का राजा कौन है? टॉलमी फेलेडेल्फस। ये जो है दूसरा राजा है दक्षिण साम्राज्य का। टॉलमी फेलेडेल्फस जो है ये दूसरा राजा है, ये दक्षिणी साम्राज्य का। और उसके दो बच्चे हैं, पहली बेटी है और दूसरा बेटा है। और बेटी का नाम है वेरनिक। बेटी का नाम है बेरेनिक। और आप देखेंगे बेरनिस जो है ये बेटी का नाम है, और बेटा का नाम है टॉलमी यूग्रेटिस, जो है ये बेटे का नाम है। ये जो है राजा जो है, जो कि दक्षिणी देश का राजा कौन है? टॉलमी फिलेडेल्फस है, जो कि दूसरा राजा है दक्षिणी साम्राज्य का। उनके दो संतान हैं, बेटी का नाम है बेरेनिस और बेटे का नाम है टॉलमी यूगेटिस। फिर यदि आप उत्तरी साम्राज्य के राजा को देखें तो उसका जो राजा है वो है एंटियोकस थियोस। जो राजा है उत्तरी साम्राज्य का वो है एंटियोकस थियोस, जो कि तीसरा राजा है उत्तरी साम्राज्य का। और ये जो एंटियोकस थियोस है, जो कि उत्तरी साम्राज्य का राजा है, उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी का नाम है लियोडीस। जो एंटियोकस थियोस है उसकी पत्नी है, उसका नाम है लियोडीस। और लियोडीस जो है, लियोडीस के थियोस और लियोडीस के दो बेटे हैं। पहला बेटे का नाम है सेलुकस कैलिनिकस। पहले बेटे का नाम है सेलुकस कैलेनिकस। और दूसरा बेटा है, उसका नाम है एंटियोकस हेरेक्स। दूसरे बेटे का नाम है एंटियोकस हिरेक्स। तो अब आप देखते हैं कि ये जो है, आप देखेंगे कि ये जो है ये नाम है, जो कि आप देखते हैं कि ये अलग अलग नाम है। तो फिर जब आप देखते हैं, जैसे वचन बताता है कि जो दक्षिण का जो राजा है वो अपनी बेटी को उत्तर के राजा के पास भेजती है। मकसद क्या है? एक वाचा बांधने के लिए, शांति का वाचा बांधने के लिए। तो ये जो राजा है टॉलेमी, टॉलेमी फिलेडेल्फस जो है वो अपनी बेटी वेरेनिस को जो है, उसको जो है वो भेज देता है राजा, जो कि राजा है उत्तरी राज्य का, जो कि है एंटियोकस थियोस। और उससे कहता है कि आपको जो है, आपकी जो पत्नी है, ये उनके बीच में शर्त रखी गई कि जो आपकी अभी की जो पत्नी है, वर्तमान में जो पत्नी है लियोडिस है, आपको उससे तलाक लेना होगा और आपको जो है मेरी बेटी से शादी करना होगा। और ये जो है, जो कि बिल्कुल एक गलत है, पर हम देखते हैं कि वो जो है ऐसी एक समझौता करते हैं ताकि इन दो राज्य के बीच में जो है एक मजबूत रिश्ता बन सके और जो लड़ाई है वो उसका अंत हो सके। तो फिर हम देखते हैं कि वेरनिस और एंटियोकस थियोस जो है, इन दोनों का शादी हो जाता है। और एंटियोकस थियोस, जो कि उत्तरी साम्राज्य का राजा है, वो जो है अपनी बीवी के साथ तलाक ले लेता है और उसे, एक तरफ से कहेंगे कि उसे अपने से अलग कर देता है, और उसके साथ साथ अपने दोनों बेटों को भी अपने से अलग कर देता है। और फिर इतिहास बताती है कि भले ये शादी हो चुकी थी और ये जो शांति को प्राप्त करने की एक कोशिश की गई थी, ये जो है एक पल के लिए हुआ, कुछ समय के लिए हुआ, पर ये जो है ज्यादा समय के लिए नहीं हो पाया। वचन बताता है, यदि आप देखें तो वचन बताता है, क्योंकि वर्ष के बीतने पर वे दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी, जो कि वेरनिस है, उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी। जो हम देखते हैं वेरेनिस की शादी जो है एंटियोकस
थियोस के साथ हो जाती है। मकसद क्या है? एक शांति जो है इन दोनों राज्य के बीच में हो। फिर आगे वचन बताया कि परंतु उसका बाहुबल बना ना रहेगा और ना वह राजा और ना उसका नाम रहेगा। फिर यदि आप देखें, इतिहास में देखें तो एक कुछ समय बीतने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद जो है एंटियोकस थियोस जो कि उत्तरी साम्राज्य का राजा है, वो जो है अपनी बीवी जिसको उसने अपने आप से अलग कर लिया था, जो कि लियोडिस है, उसको जो है वो दोबारा से जो है बुला लेता है, दोबारा से जो है उसे अपना लेता है। भले एक तरफ से वेरेनिस से शादी करने के लिए जो उत्तरी देश का राजा जो है, वो जो है अपनी जो बीवी है उसे और उसके बच्चों को जो है अपने से अलग करता है। उन्हें जो है कुछ समय बीतने के बाद जो है दोबारा से राज्य में ले आता है और उनको जो है अपने साथ रखता है। तो जब ऐसा होता है तो ये जो लेओडीस जो है, जो कि एंटियोकस थियोस की जो पहली बीवी है, वो जो है जब उसे दोबारा से राज्य में लाया जाता है तो वो जो है अब घबराई होती है, डरी होती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में दोबारा से एंटियोकस थियोस जो है मुझे और मेरे बच्चों को दोबारा से राज्य से बाहर कर देगा, हमें फिर हम अपने से अलग कर देगा और ये जो ताकत है, ये जो शान शौकत है, उससे हमें अलग कर देगा। तो इस चीज का जो है लियोडिस को जो है एक डर था। तो इस कारण से आप देखते हैं कि लियोडिस जो है अपने पति को, एंटियोकस थियोस को जो है वो जहर देकर वो मरवा देती है। तो अब आप देखेंगे जो वचन की सच्चाई, परंतु उसका बहुबल ना रहेगा और ना वह राजा और ना उसका नाम रहेगा। मतलब अब आप देखेंगे कि लेओडीस जो है वो क्या करती है, अपने पति जो है एंटियोकस थियोस को जो है जहर देकर वो मरवा देती है। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से उसका बाहुबल जो है यहाँ से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। वो राजा ना रहा क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई और उसके नाम का भी अंत हो गया, मतलब उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बारे में यहाँ वचन जिक्र करता है। और जब एंटियोकस थियोस की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ साथ आप देखेंगे कि लियोडीस जो है वो वेरेनिस को भी मरवा देती है। और वेरेनिस जो है उसको मरवा देती है और जो एक संतान होता है थियोकस और वेरेनिस का जो है, उन्हें भी वो क्या कर देती है, मरवा डालती है। वो अपने पति को तो मरवाती है जहर देकर देकर, पर उसके साथ साथ जो है जिसके साथ एंटियोकस थियोस की शादी हुई थी, जो कि दक्षिण राज्य की राजा की बेटी है, उसे भी जो है लियोडिस जो है वो मरवा डालती है। और यदि आप वचन में देखें, कहता है कि परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों, ये जो पहुंचाने वालों की जिक्र की जा रही है, और आगे लिखता है अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। तो आप जो है यदि आप पुराने समय में जाए, प्राचीन काल में जाए, तो अक्सर जब कोई राजा की बेटी का विवाह होता था तो उसके साथ साथ जो है कुछ साथियों को जो है वो भेजा जाता था। हम देखते हैं कि वेरेनिस के मदद सहायता के लिए कुछ नौकरों को भेजा जाता था। आप देखते हैं कि उनकी भी जो है वेरेनिस के साथ साथ जो है उनको भी जो है मौत के घाट चढ़ा दिया जाता है। हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि जो संभालने वाले जो उसके प्रति सहानुभूति दिखा रहे थे, जो उसके तरफ थे, वेरेनिस के तरफ थे, हम देखते हैं उसके साथ साथ, वेरेनिस के साथ साथ उनको भी क्या किया गया, मरवा दिया गया।
और आप देखेंगे कि जब एंटियोकस थियोस की मृत्यु हुई और उसके बाद जब लियोडीस ने वेरेनिस को मरवा डाला, और उसके साथ साथ जो जो लोग वेरेनिस के साथ थे या जो जो लोग वेरेनिस के तरफ थे, जब उनको मरवा डाला, फिर जो है आप जो उत्तरी राज्य है उसका राजा जो है लियोडीस जो है अपने बेटे सेलुकस कैलिनियस को जो है वो राजा घोषित कर देती है। और लियोडीस जो है अपने बेटे सेलुकस कैलिनियस के साथ जो है वो उत्तर के राज्य को जो है वो चलाती है, उस राज्य को जो है वो आगे जो है उसको वो बढ़ाती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है, आप देखेंगे कि ये चीज जो है, आप इतिहास की बात है, ये चीज जो है हो रही है कि एक कोशिश थी कि राज्य के बीच में एकता आए, एक कोशिश थी कि शांति आए, पर हम देखते हैं कि वो कोशिश एक तरफ से नाकाम रही। और वो कोशिश के कारण जो है अब जो है वो शांति जो है अब और ज्यादा वो उसको क्या हो गया, उसमें और ज्यादा गंभीरता आ चुकी है। साथ बताता है फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। तो अब आप देखते हैं, यदि दक्षिण का भाग देख रहे हो आप, दक्षिण साम्राज्य में हम देखते हैं कि राजा कौन था, टॉलेमी फिलाडेल्फस था। और उसके जो संतान थे, पहली बेटी थी जिसको जो है उत्तरी साम्राज्य के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस के साथ हम देखते हैं कि शादी करा दी जाती है। मकसद क्या था कि उसके द्वारा जो है इन दोनों राज्य में जो है एक शांति आए, दोस्ती आए। पर हम देखते हैं कि ये शादी और ये कोशिश जो है दोनों नाकाम रही। और हम देखते हैं कि जो बेटी है, जो कि दक्षिण दे साम्राज्य का राजा है, उसकी बेटी की हत्या की गई। तो इसके इस वजह से अब जो है इन दोनों राज्य के बीच का रिश्ता जो है अब उसमें और एक बड़ी दरार आ गई। और कुछ समय बाद जब टॉलेमी फिलाडेल्फस जो है वो जब राजा के पद से हटे, तो हम देखते हैं कि वेरेनिस का जो भाई था, जो कि टॉलेमी यूगेटिस है, हम देखते हैं कि वो जो है वो अब जो है दक्षिण का राजा बन जाता है। और जब वो दक्षिण का राजा बन जाता है, तो हम देखते हैं कि वो जो है अब वो क्रोध में है, वो गुस्सा है, क्योंकि उसकी बहन को जो है मरवा दिया गया है। और हम देखते हैं कि जब टॉलेमी यूगेटिस जब राजा बना, तो वो तुरंत जो है वो पहला चीज करता है और वो ये करता है कि वो जो है वो सेनाओं को इकट्ठा करता है, और वो जो है उत्तरी साम्राज्य में जो है वो चढ़ाई करता है, जिसका राजा जो है अब कौन है, सेलुकस कैलेनियस है। और जैसे वचन बताता है कि और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। और जब वो आक्रमण करता है उत्तरी साम्राज्य में, हम देखते हैं कि ये जो अब नया राजा है दक्षिण का, जो कि टॉलेमी यूगेटिस है, वो जो है प्रबल भी होता है, वो जीत भी हासिल करता है, उन पर जो है प्रभुत्व भी करता है। और यहाँ तक कि ये जो उसका राज्य जो है पूरी तरीके से आप कहेंगे कि उत्तरी राज्य को, क्योंकि जो है अब क्योंकि उसकी बहन को मरवा दिया गया है, तो ये जो टॉलेमी जो है, टॉलेमी यूगेटिस जो है, जो कि अब जो है राजा बना है, तीसरा राजा है दक्षिण राज्य का। ये जो है एक क्रोध के साथ है, और उस क्रोध के साथ जो है वो उत्तरी साम्राज्य में आक्रमण करता है, और उसे पूरी तरीके से एक तरफ से कहेंगे कि उसे अपने कब्जे में कर लेता है, और उत्तरी राज्य में जो है वो राज भी करने लगता है। वो जब आक्रमण करता है उत्तरी साम्राज्य में, जो लियोडीस है, जो कि जिसने जो है जिसने जो है
वेरेनिस को मरवाया था, आप देखेंगे कि वो उसको भी मरवा डालता है। और जो है, जो राजा है सेलूकस कैलेनियस जो है, उसको वो बंदी बना लेता है, और उस बंदिश में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद जो है कई सालों तक जो है ये टॉलेमी टॉलेमी यूगेटिस जो है वो उत्तरी साम्राज्य में भी राज करता है। फिर 8 इस प्रकार बताता है कि तब वह उसके देवताओं की अ, डली हुई मूर्तियों और सोने चांदी की मन भाव प्रातों को छीनकर मिस्र ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रखेगा। और ये वो इतिहास की बात की जिक्र कर रही है कि किस प्रकार से जो है ये दक्षिण का राजा, जो कि टॉलेमी यूगेटिस है, जो कि वेरेनिस का भाई है, इस बात का जिक्र करता है दानियल 11 का 8 की किस प्रकार से वो जो है उत्तरी साम्राज्य में किस प्रकार से प्रबल होगा, कि किस प्रकार से उत्तरी साम्राज्य में वो प्रभुता करेगा। फिर 11 का 9 इस प्रकार से बताता है कि तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। और कुछ समय तक हम देखते हैं कि वो उत्तरी जो भाग था, उत्तरी साम्राज्य था, उस भाग में था, और उस भाग में जो है वो राज कर रहा था। पर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जो है अ, जो टॉलेमी यूगेटिस जो है उसको जो है दोबारा से दक्षिण देश में लौट कर आना पड़ा। कारण ये था कारण ये था कि कुछ जो है विरोध होने लगा। जो दक्षिण राज्य है उनके लोगों के बीच में जो है कुछ अनबन होने लगी, कुछ ऐसी बातें थी जिसके कारण जो है दक्षिण का राज्य जो है एक तरफ से खतरे में था। जैसे कुछ बातें थी, तो इस कारण से जो है आप देखेंगे कि टॉलेमी यूगेटिस जो है उसे जो है उत्तर साम्राज्य से जो है दोबारा से जो है दक्षिण साम्राज्य में आना पड़ा। और हम देखते हैं कि ये चीजें जो है हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट है। फिर दानियल 11 का 10 इसके साथ हम अंत करेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि उसके पुत्र अ, झगड़ा मचा कर झगड़ा मचा कर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे, और उ उंडालने वाली नदी की नाव आकर देश के बीच होकर जाएंगे। फिर लौटते हुए उसके गढ़ तब ए, तब झगड़ा मचाते जाएंगे। तो यहाँ पर गौर करने की चीज है। हम अब देखेंगे कि अब जो है प्रभुता में जो है कौन सा राज्य है? दक्षिण का राज्य है। क्योंकि दक्षिण के राज्य का राजा की बेटी वेरनिस की मृत्यु की गई, जिसके कारण से जो है वेरेनिस का भाई जब राजा बना तो बहुत क्रोधित था, और उस क्रोध में जो है उसने पूरी तरीके से जो है उत्तरी साम्राज्य को जो है हरा दिया। उनके राजा को उसने कैदी बना लिया, और उसी कैद में जो है उस राजा की मृत्यु हो गई। पर हम देखते हैं यहाँ बताता है कि उसके उसके पुत्र झगड़ा मचा कर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे। तो यहाँ पर और कुछ इतिहास की बातें यहाँ पर जिक्र कर रहा है। और यहाँ पर बताता है, और आगे उम अ, उमड़ने वाली नदी की नाई आकर देश के बीच होकर जाएंगे। फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तो फिर यहाँ पर जो है कुछ और बातों को हमारे सामने पेश की जा रही है, जो कि कुछ और इतिहास की बातें हैं।
फिर यदि आप आगे जाए, ये और जो है दानियल 11 का 10 में जो है एक और वंशावली को आप देखेंगे। तो उत्तरी साम्राज्य, हमने जैसे जिक्र किया कि जब एंटियोकस थियोस, जो कि उत्तरी साम्राज्य का राजा था, और एंटियोकस थियोस जो है उसकी जो है उसको जहर देकर उसकी पत्नी ने मार डाला। और हम देखते हैं कि एंटियोकस थियोस और लियोडिस जो है उनके दो संतान थे। एक का नाम था, आप देखेंगे जैसे हमने देखा, एक का नाम था सेलुकस कैलेनियस और दूसरे का नाम था एंटियोकस हिरैक्स। तो हम देखते हैं कि राजा किसको बनाया गया, सेलेनियस कैलेनियस को। पर हम देखते हैं कि सेलेनियस कैलेनस को क्या बनाया गया, बंदी बनाया गया, और उस बंदी में ही जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। पर हम देखते हैं कि जो सेलेनियस कैलेनियस है, उसके दो बेटे हैं। जो सेलेनियस कैलेनियस है उसके दो बेटे हैं, और एक का नाम है सेलेनियस कैरेनूस और दूसरे का नाम है एंटियोकस मैग्नस। जो राजा था जिसको बंदिश बनाया गया था, जो कि लियोडीस का बेटा था। लियोडीस और एंटियोकस थियोस के दो बेटे थे, उनमें से एक को राजा बनाया गया था। और जिसको राजा बनाया गया था वो था सेलुकस कैलेनियस, और उसके दो बेटे थे, जो कि सेलेनियस कैरेनूस और एंटियोकस मैग्नस। तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद जो है आप देखेंगे कि सेलेनियस कैलेनियस की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है सबसे पहले, आप यदि आप इतिहास की बातों को देखें तो आप देखते हैं कि जो है अब जो है ये दो बेटे हैं। ये दो बेटे जो है बहुत ज्यादा क्रोध में है, बहुत ज्यादा गुस्सा है इस बात को देखते हुए कि उनके पिता और उस उनके राज्य के साथ क्या किया गया। तो आप देखेंगे कि ये दो बेटे जो है, ये दोनों जो है ताकत में आना चाहते थे, और ये इनका मकसद था कि ये अपने पिताजी का और अपने राज्य का क्या करे, ये बदला ले। तो हम देखते हैं कि जो बड़ा बेटा था जो कि सेलुकस कैरेनूस था, वो जो है सबसे पहले जो है राजगद्दी में बैठता है, वो जो है राजा बन जाता है। और ये दोनों का मकसद जो है एक ही है, अपने पिता का, अपने माता का और अपने राज्य का क्या लेना है, बदला लेना है। जो कि किन से लेना है, दक्षिणी साम्राज्य से। इन दोनों का केवल यही मकसद था। फिर हम देखते हैं कि ये जो बड़ा बेटा था, जो कि सेलेनियस कैरनूस था, वो जो है जब ताकत में आया, तो जब ताकत में आया तो इतिहास बताता है कि वो बहुत से सेनाओं को उसने इकट्ठा किया। पर हम देखते हैं कि ये जो था बड़ा बेटा जो था, जो कि अब राजा बन चुका है, वो थोड़ा डरपोक था और उतना काबिल नहीं था। तो उसके राज के दौरान जब वो राजा था, बड़ा बेटा जब राजा था, तो वो कुछ ज्यादा नहीं कर सका, क्योंकि थोड़ा कमजोर था और थोड़ा डरपोक भी था। और उसके राज्य के दौरान जो है संपत्ति जो है उतनी इकट्ठा नहीं हो रही थी, धन दौलत नहीं आ रहे थे, और राज्य राज्य जो है उतने बढ़ोतरी नहीं कर रहा था। और इसके साथ साथ जो है जो सेनाएं थी वो जो है उसकी बातों को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो जब इन चीजों को देखा गया, बहुत सी चीजों को गौर किया गया, और देख रहे थे कि ये राजा के राज्य में तो वो कभी भी जो है ताकत में दोबारा नहीं आ सकते। तो इसी वजह से जो है उनका जो सेनापति, जो उत्तरी साम्राज्य का जो सेनापति था, उसने कुछ सेनापतियों ने षड्यंत्र रचा, और जो है सेलुकस कैरनूस को जो है जहर देकर उसे मरवा दिया जाता है। और जब सेलुकस कैरेनियस का जब मृत्यु हो जाता है, जहर देकर जब उसे मरवा दिया जाता है, तो जो राजा जो है, अब दूसरा जो बेटा है, जो कि एंटियोकस मैग्नस है, उसको जो है राजा घोषित कर दिया जाता है। जो भी सेनापति थे,
जो भी सेनापति थे उत्तरी साम्राज्य के, उन्होंने जो है सेलुकस कैरेनोस को पसंद नहीं किया। कारण ये था कि थोड़े डरपोक थे और उनके राज्य में जो है उनका देश उन्नति नहीं कर पा रहा। तो इसी कारण से सेलुकस कैरेनोस को जो है जहर देकर उसकी मृत्यु कर दी जाती है और इसके बाद जो है एंटियोकस मैग्नस को जो है राजा घोषित कर दिया जाता है। और जैसे ही एंटियोकस मैग्नस को जो है राजा घोषित किया जाता है, तो ये एक काबिल एक राजा था। तो जैसे ही ताकत में आता है, तो ये एंटियोकस मैग्नस जो है, जो अब दूसरा बेटा है सेलिकस कैलिनस का, कैलिनिकस का, आप देखते हैं कि वो जो है ताकत में आता है। और जैसे ही ताकत में आता है, जो सेलूसिया है जो है और सीरिया जो है, ये जो बड़े जगह हैं उनको जो है दोबारा से जो है जीत लेता है और अपने जो खोया हुआ राज्य जो है उसका बहुत बड़ा भाग जो है वो अपने राज्य का भाग बना लेता है। और हम देखते हैं कि इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है और से अलग अलग राज्य को, जिनको जो वो हार चुका था, उनको एक एक करके जो है अपने राज्य का भाग बनाते जाता है। और यहाँ तक होता है कि एक मिस्र का राज्य एक जो है मिस्र का सेनापति था, उसको भी जो है एक युद्ध कहा जाता है, निकोलस करके एक युद्ध कहा जाता है। उसमें जो है एक मिस्र का जो सेनापति था, कहेंगे कि जो कि दक्षिणी साम्राज्य का सेनापति था, उसको भी जो है आप देखेंगे कि एंटियोकस मैग्नस हरा देता है। और आप देखते हैं कि ये दानियल 11 का 10 का सच्चाई किस प्रकार से पेश होता है, कि किस प्रकार से जो है अब आप देखेंगे कि जो उत्तरी साम्राज्य है, जिसको एक तरफ से पूरी तरीके से वो जो है अब दक्षिणी साम्राज्य के प्रभुता में है, हम देखेंगे कि उसको जो है अब एक एक करके जो है उत्तरी राजा जो है एक एक करके उसको जीत रहा है। और किस प्रकार से जो है पानी की नाई वो किस प्रकार से जो है जगहों को अपने हित में अपने कब्जे में करता चला जा रहा है। तो ये कुछ इतिहास की बातें हैं और यदि आप इतिहास में भी देखेंगे, इन चीजों को स्पष्ट रूप से देखेंगे। और आप देखते हैं दानियल 11 में किस प्रकार से उन बड़े इतिहास को हम देखते हैं कुछ शब्दों में जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे सामने पेश कर रहे हैं। और मैं आशा और भरोसा करता हूं कि ये बातें आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है और आपको कोई समझने में दिक्कत परेशानी ना हुई हो, और यदि हुई हो तो हम इन्हें कल और भी दोहराएंगे और उम्मीद करता हूँ वो चीजों को और दृढ़ और स्थापित करेंगे। आइए हम एक प्रार्थना के साथ अंत करें और आइए हम परमेश्वर का उस प्रार्थना में धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पढ़ाई के लिए, हमें मदद सहायता करने के लिए, कि पवित्र आत्मा के लिए आपने दया किया है, आपने हमें सिखाया और आपने सिखा रहे। हमें क्षमा कीजिएगा क्योंकि हम पापी हैं, हम बिल्कुल उस लायक नहीं कि हम आपके पवित्र नाम को अपने लबों से ले सकें। पर आपका दया है कि हम आपके पवित्र नाम को दे सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमें इन बातों को समझने में मदद सहायता कीजिए। आप ही हमारे साथ रहें। और प्रार्थना करते हैं कि हमने बहुत से इतिहास के बातों को देखे, बहुत से नामों को देखा, आप ही हमारे साथ होइए कि हम इन बातों में उलझ ना जाए, पर ये बातें बिल्कुल स्पष्ट रहे। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने सिखाया और आप इन बातों को हमारे सामने बिल्कुल स्पष्टता से रखते जा रहे हैं। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।